Okay, good afternoon everyone. I know you guys are doing absolutely fine. कल हमने ऐसे 500 के एंड में ऑडिट प्रोसीजर का एक पूरा ओवरव्यू डिस्कस किया था कि कैसे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पहला कॉन्सेप्ट है एंड देन वी मूव ऑन टू फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कॉन्सेप्ट जहां पर आपको कंप्लायंस प्रोसीजर एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर के बारे में एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग आया था. आज अपन उसी डिस्कशन को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे एंड इन दिस सेशन वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट SA315 जो हमारे ऑडिट प्रोसीजर का फर्स्ट पार्ट था. रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होता है, हाउ डू वी आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क, दैट इज ऑल कवर्ड अंडर SA315. उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. 315 बहुत डिटेल स्टैंडर्ड है. आपके मॉड्यूल में जो इंटरनल कंट्रोल वाला चैप्टर है उसके अंदर 315 का ही मेजर पार्ट कवर किया है. इवन जो आपका EIS का चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 3 है वहां पर इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनल कंट्रोल वाला पार्ट दिया है, वहां पर भी 315 का बहुत बार रेफरेंस दिया है. तो आराम से डिटेल में डिस्कस करेंगे. हाँ मैं मानता हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ना कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड एक आध क्वेश्चन आ सकता है. रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होता है, ऑडिट रिस्क कॉन्सेप्ट क्या होता है, कंट्रोल रिस्क कॉन्सेप्ट क्या है. मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज हायर साइड में 4 या 5 मार्क का रहेगा, उसके बियॉन्ड नहीं है. बट ये स्टैंडर्ड का अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत मल्टीपल जगहों पे बाकी चीजों को सिंप्लीफाई करता है. इवन एट अ फाइनल लेवल ये सेम स्टैंडर्ड बहुत रेलिवेंट रहेगा बिकॉज इंटरनल कंट्रोल पे फाइनल में भी एक सेपरेट चैप्टर है एंड फाइनल में एक रिस्क मैनेजमेंट करके सब्जेक्ट भी है. अगर आपने इलेक्टिव में रिस्क मैनेजमेंट सब्जेक्ट को चूज किया तो वापस से 315 का आपके लिए इंपॉर्टेंस आ जाएगा. तो हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड को, ऑब्वियसली फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू. कैन वी गेट स्टार्टेड? चलो, इन योर मॉड्यूल्स कम टू पेज नंबर 1B.16. इन योर मॉड्यूल्स कम टू पेज नंबर 1B.16. दिस टॉक्स अबाउट SA315 इन डिटेल. अब देखो हम हमारे 315 के डिस्कशन को ना दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. पहले 315 का स्टैंडर्ड क्या बोलता है, फिर दूसरा पार्ट एक कॉन्सेप्ट है ऑडिट रिस्क जो 315 से ही कनेक्टेड है, उसमें ही एक्सप्लेनेशन में दिया, पर दोनों को डिवाइड कर देंगे, मिक्स एंड मैच नहीं करेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. पहले जनरल ऐसे का अंडरस्टैंडिंग एंड देन विल मूव ऑन टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिट रिस्क कॉन्सेप्ट. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द वर्ड SA315, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्टैंडर्ड? लुक एट द नेम, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग. सर क्या चीज? द रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट. मतलब कैन आई से सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे लिए इस स्टैंडर्ड में आने वाला है वो कहलाएगा रॉम. ये बहुत कॉमन वर्ड है यार, मतलब पूरे ऑडिट में आपको मल्टीपल जगह पे ये वर्ड मिलेगा क्योंकि ऑडिट प्रोसीजर का शुरुआत ही यहीं से होता है. ये क्या बोलता है? सर आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करेंगे ना, देयर आर n number of transactions in every area, there are n number of information जो कनेक्ट होकर के अकाउंट बैलेंसेस को बनाती है, जिनके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के डिस्क्लोज हुए. आप सब कुछ एक्सट्रीम डिटेल में चेक नहीं कर सकते हो, इसीलिए आपको एक तरीका दिया है कि आप सबसे पहले प्लानिंग करते वक्त ये आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन से ऐसे एरियाज है जहां पर आपको रिस्क ज्यादा लगती है. सर किसकी रिस्क? सबसे पहले काम करते हैं जो रॉम वर्ड है ना उसको समझने का ट्राई करते हैं. What is the wrong meaning? Risk of material misstatement. Sir, what is a misstatement? सबसे पहले misstatement का मतलब क्या है? सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलता हूं as per applicable FRF, ढंग से सुना एक मिनट के लिए, as per applicable FRF जैसे अकाउंटिंग या प्रेजेंटेशन या क्लासिफिकेशन या डिस्क्लोजर होना चाहिए था, जैसे एज पर FRF अकाउंटिंग, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर या क्लासिफिकेशन होना चाहिए था. अगर मैं बोलता हूं एक्चुअली में जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया, व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर प्रिपेयर्ड, या तो अकाउंटिंग वैसा नहीं हुआ तो मैं बोलूंगा ये गलती है, या सर क्लासिफिकेशन वैसा नहीं हुआ तो मैं बोलूंगा वो गलती है. मतलब एज पर एप्लीकेबल FRF जैसा अकाउंटिंग, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर एंड क्लासिफिकेशन होना चाहिए. अगर वैसा नहीं हुआ है किसी भी ट्रांजैक्शन का, किसी भी अकाउंट बैलेंस का या किसी भी एक डिस्क्लोजर आइटम का, तो हम बोलेंगे ये एक अपने आप में गलती है एंड दैट गलती इन ऑडिट कैन बी टर्म्ड एज मिस स्टेटमेंट. तो सर मिस स्टेटमेंट मतलब क्या? जैसा एप्लीकेबल FRF बोलता है अगर वैसा नहीं हुआ है इट्स अ मिस स्टेटमेंट. समझ में आएगा मेरा बात? इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ अमाउंट का अकाउंटिंग,
इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ डिस्क्लोजर, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल आप प्रेजेंटेशन लेआउट कैसे बना के दे रहे हो, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल आपने एक एक्सपेंस को सही तरीके से कैपिटलाइज नहीं किया, या कैपिटलाइज किया तो सही हेड के अंदर कैपिटलाइज नहीं किया। मतलब ये सब अलग अलग एग्जांपल्स है कि क्या क्या गलतियां कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हो सकती है। तो आपका डर क्या है, यार ये गलतियां होगी और आपको नहीं मिलेगी। एज अ ऑडिटर याद करो, हम हमारा ओपिनियन मॉडिफाई कब करते हैं, जब आपको लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। मतलब आपको मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिलने चाहिए, या आपको ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता है, इससे आपको लग रहा है शायद मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं। याद है 2 सिचुएशन थी। मतलब आप एज अ ऑडिटर हमेशा ये केयरफुली ढूंढना चाहेंगे कि क्या कुछ गलतियां हैं क्या जो मैं मिस आउट ना कर दूं आइडेंटिफाई करने के लिए। इसीलिए आपको केयरफुली सोचना पड़ेगा कहां कहां पर चांसेस है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट होना ज्यादा पॉसिबल है या रिस्क ज्यादा एसोसिएटेड है किसी एरिया में, वहां पर मुझे और डिटेल में काम करना चाहिए, डिटेल में चेकिंग करना चाहिए, डिटेल में ऑडिट प्रोसीजर लगाना चाहिए इन कंपैरिजन टू अदर एरियाज। दिस इज व्हाई SA 315 विल हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग दोज एरियाज, इन असेसिंग दोज एरियाज एंड आइडेंटिफाई एंड असेस करने के बाद में ये आप डिसीजन ले पाओगे कि हाँ भाई जहां पे रिस्क ज्यादा है उससे हम कैसे डील करने वाले हैं, क्या प्रोसीजर लगाने वाले हैं, क्या हमारा पर्सपेक्टिव होना चाहिए। वो सब कुछ आपको 315 से सीखने को मिलेगा। थोड़ा एक मिस स्टेटमेंट वर्ड समझ में आया है क्या, एंड ये जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है वो समझ में आया है क्या? अरे हाँ या ना सर, ये मटीरियल क्या है, डोंट वरी गिव इट सम टाइम। एक स्टैंडर्ड आएगा 320 मटीरियलिटी। मटीरियल मतलब समथिंग विच कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ माई यूजर्स। कोई भी ऐसी गलती जो मेरे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती है, वो गलती मेरे लिए क्या कहलाएगी, मटीरियल मिसस्टेटमेंट कहलाएगी। तो एक गलती मटीरियल कब होती है, ये ऑडिटर के जजमेंट पे डिपेंडेंट है। उसको डिसाइड करना पड़ेगा क्या एक अमाउंट एसोसिएटेड मेरे यूजर को इंपैक्ट कर सकता है। ये मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट आपको 320 के अंदर पढ़ाया जाएगा। तो अभी के लिए मिसस्टेटमेंट क्या है, मटीरियल मिसस्टेटमेंट क्या है एंड रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट क्या है, उसका एक थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आया क्या आपको, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आया तो हम 315 को पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब 315 क्या बोलता है सर? 315 बोलता है आइडेंटिफाई करो, फिर उसको असेस करो। सर क्या, कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स कहां पर कितना है। सर ये कैसे ढूंढोगे आप? बाय अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करके, कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करके, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंक्वायरीज आप परफॉर्म कर सकते हो। हम सब एग्जांपल्स को पढ़ेंगे, इससे आपको पता चलेगा कहां कहां पे चांसेस ज्यादा है गलतियां होने के। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया, एक बात सोचो ना, एक आपको एग्जांपल देता हूं। सिंपल सिचुएशन है सर, आपने स्टार्टिंग में ऑडिट स्टार्टिंग के टाइम पे प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, सेल्स के नंबर को कंपेयर किया, कॉस्ट ऑफ सेल्स को कंपेयर किया, अदर एक्सपेंसेस को कंपेयर किया। अगर मैं बोलता हूं प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में सेल्स में जंप आया 12% का, बट कॉस्ट ऑफ सेल्स में जंप आया 22% का, और लेट्स से अदर एक्सपेंसेस हैव गॉन अप बाय 212%। परसेंट बोला, अमाउंट नहीं बोला मैंने, समझ लो। मेरा देखने के लिए लग रहा है 212% इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली में तीनों एरियाज इंपॉर्टेंट है। सेल्स में जंप जो आया पर कॉस्ट ऑफ सेल्स में जंप और ज्यादा आया, वो क्यों आया पता करना पड़ेगा। तो सेल्स में भी रिस्क है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी रिस्क है, एंड अदर एक्सपेंसेस में भी रिस्क है। हाँ, इनके अंदर जो इंडिविजुअल लाइन आइटम होंगे शायद वहां पे रिस्क कम हो सकती है, बट कंपैरिजन करने से पता चलता है ना कि यार ना यहां पर इस साल में कहां पर रिस्क ज्यादा लग रहा है मुझे। फिर कंपनी के अंदर जब हम नॉर्मली प्लानिंग शुरू करते हैं, ऑडिट का प्लानिंग शुरू करते हैं, तो हम क्या करते हैं, क्लाइंट का प्रीमाइसेस विजिट करते हैं, उनके ऑपरेशंस को ऑब्जर्व करते हैं, उनके लोगों से क्वेश्चंस पूछते हैं, समझने के लिए डे टू डे बेसिस पे काम कैसे किया जा रहा है। वहां शायद आपको पता चले इन्वेंट्री एकदम स्कैटर्ड है, इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश्ड गुड्स प्रॉपर्टी बाइफरकेटेड ही नहीं है, सही लोकेशन ही नहीं है, मतलब वैल्यूएशन में पक्का प्रॉब्लम आ सकता है इन्वेंट्री के। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो ये कभी कभी ये छोटी छोटी चीजें आपको ये हेल्प करेगी अंडरस्टैंड करने में कि कहां कहां पर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा हो सकता है। तो बेसिकली 315 के अंदर आपको रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ढूंढना है, उसको असेस करना है, और उसको कैसे एड्रेस करना है, रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए, वो डिसाइड करने में 315 आपको हेल्प करेगा। क्या आपको एक पूरा 315 का ओवरव्यू समझ में आया क्या? अच्छा, अब हम 315 को कैसे एड्रेस करेंगे, हम एग्जाम के लिए कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले इन केस ऑफ 315 हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। क्या पढ़ना पड़ेगा? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। सबसे पहले वो पढ़ना है। फिर समझना है देयर इज समथिंग कॉल्ड एज
अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। तो क्या क्या अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी में कवर होता है? कंपनी के एनवायरमेंट के बारे में अगर आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो किस किस चीज का अंडरस्टैंडिंग चाहिए? मतलब अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट में क्या क्या कवर होता है, इसका कवरेज समझ में आना चाहिए अपने को पूरा का पूरा। फिर सर ये जो आप रिस्क को ढूंढने वाले हो, ये जो रॉम आपको मिलने वाला है रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, ये दो लेवल पे मिलने वाला है। देयर आर टू लेवल्स, वन इज कॉल्ड एज ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड सेकेंड विल बी कॉल्ड एज असर्शन लेवल। ये क्या चीजें हैं ये हमको समझनी पड़ेगी आराम से। मतलब मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि इस ऐसे में हमको ये एक एक स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा पूरा का पूरा। फिर देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क, कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क। ये चार चीजें तो अपने को समझनी ही है कंफर्म। इसके बाद में ऑडिट रिस्क कॉन्सेप्ट आएगा, दो चार छोटी मोटी चीजें आएगी, उनको हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या बोलता है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के साथ में। सुनो मेरा बात, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में वो सारे स्टेप्स आते हैं या वो सारे प्रोसीजरल तरीके आते हैं जिसके थ्रू आप रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं एंड असेस करते हैं। मतलब जब मैंने आपको एग्जांपल दिया कंपनी के करंट ईयर के नंबर्स को प्रीवियस ईयर के नंबर से कंपेयर करो, इज इट नथिंग बट एनालिटिकल प्रोसीजर। क्या आप इसके थ्रू रिस्क कहां पर ज्यादा ढूंढने का ट्राई कर रहे हो? हाँ, ये भी एक एग्जांपल है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का। जब आप क्लाइंट के प्रीमाइसेस को विजिट करके इंक्वायरीज कर रहे हो, उनके प्रीमाइसेस में ऑपरेशंस कैसे कंडक्ट कर रहे हो उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, ये भी एक एग्जांपल है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का। फिर आपका कुछ प्रायर एक्सपीरियंस है, इस साल का ऑडिट आप लास्ट 3 साल से कर रहे हो, आपको 3 साल के अंदर मालूम है सर इस कंपनी में नॉर्मली कहां कहां गलतियां होती है, कहां कहां पे रिस्क इन्वॉल्व ज्यादा है। आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस एक अच्छा एग्जांपल बन सकता है कि कैसे आप रिस्क को आइडेंटिफाई और असेस करोगे। तो ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कोई अलग प्रोसीजर नहीं है, इट्स अ सिंपल प्रोसीजर जिससे ऑडिटर आइडेंटिफाई एंड असेस करेगा कि कहां कहां पर रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ज्यादा हो सकता है। इसके लिए जो भी तरीके वो यूज करता है वो कहलाता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं उनको डिस्कस करते हैं इन योर मॉड्यूल्स। कम टू पेज नंबर 1B.16, आर यू देयर? लुक एट द हेडिंग, क्या बोलता है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड इट्स रिलेटेड एक्टिविटीज। देखो क्या क्या आ रहा है सर, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। नंबर 1, इंक्वायरी विद द मैनेजमेंट एंड अदर्स विद इन द एंटिटी, यस और नो? जब हम क्लाइंट का स्टार्टिंग प्लानिंग करने के लिए जाएंगे इंक्वायरीज करना पड़ेगा। कैन यू सी एनालिटिकल प्रोसीजर, बाजू में एग्जांपल लिख दो, प्रीवियस ईयर वर्सेस करंट ईयर वेरिएंस एनालिसिस, प्रीवियस ईयर वर्सेस करंट ईयर वेरिएंस एनालिसिस। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, करंट ईयर के नंबर को प्रीवियस ईयर से कंपेयर करना चाहिए ताकि आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में कहां कहां पर रिस्क इन्वॉल्व ज्यादा है। तीसरा, कैन यू सी ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन, दोनों चीजें साथ साथ चलती है। याद करो, ऑब्जर्वेशन में आप सिर्फ प्रोसेस को ऑब्जर्व कर रहे हो, इंस्पेक्शन में डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर रहे हो। तो जब आप क्लाइंट मैसेज में जा रहे हो सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करोगे, क्वेश्चंस पूछ के कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को चेक भी करोगे कि भाई नॉर्मली कंपनी में डे टू डे बेसिस पे काम कैसे कंडक्ट किया जाता है। दिस विल ऑल्सो गिव यू अंडरस्टैंडिंग कहां कहां पर चांसेस हैं गलतियां ज्यादा होने का। सो दीज आर सम बेसिक प्रोसीजर्स जिससे आप रिस्क को आइडेंटिफाई और असेस कर सकते हो। क्या ये तीनों पॉइंट समझ में आए क्या आपको? पक्का? श्योर? नाउ कम टू पॉइंट नंबर सी। बी को छोड़ दो, बी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि 220 पढ़ाना पड़ेगा। ये जो है ना ऑडिट का क्लाइंट एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूअस प्रोसेस, बाजू में लिख दो SA 220। थर्ड पॉइंट में आओ, सर क्या एंगेजमेंट पार्टनर ने, अब एंगेजमेंट पार्टनर क्या होता है मालूम है आपको? अरे अपना एंगेजमेंट टीम में होता है पूरा का पूरा। एंगेजमेंट पार्टनर इज द पार्टनर इंचार्ज जो एक्चुअली में एंगेजमेंट लेटर एंड ऑडिट रिपोर्ट असाइन करता है। तो हो सकता है उन्होंने कोई और इस सेम कंपनी के लिए कोई दूसरे एंगेजमेंट्स में पार्टिसिपेट किया होगा या इस कंपनी के लिए काम नहीं किया होगा, इससे कनेक्टेड सिमिलर इंडस्ट्री में किसी और के लिए काम किया होगा। वो एक्सपीरियंस बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो देखो, एंगेजमेंट पार्टनर हैज परफॉर्म्ड अदर एंगेजमेंट्स फॉर द सेम कंपनी, तो वो आपके लिए यूजफुल हो सकता है। फिर सर कोई और प्रीवियस एक्सपीरियंस हो सकता है किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये सब चीज आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प करेगा कि भाई इस कंपनी में कहां पर मुझे ज्यादा फोकस करना चाहिए, कहां पर हमको नॉर्मल प्रोसीजर लगाना चाहिए। कैन आई से पॉइंट नंबर सी और डी को मर्ज करके आप लिख सकते हो previous experience of the auditor, previous experience of the auditor, previous
एक्सपीरियंस ऑफ द ऑडिटर। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट पे आ जाओ, पॉइंट नंबर ई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से पढ़ना। हर एंगेजमेंट में, हर ऑडिट एंगेजमेंट में एंगेजमेंट पार्टनर या अदर टीम मेंबर जो सीनियर होते हैं उनको ऑलरेडी मालूम होता है देयर आर सर्टेन एरियाज विच आर हाईली ससेप्टेबल टू मिस स्टेटमेंट्स। मतलब इस कंपनी के ऑडिट के अंदर कुछ ऐसे एरियाज है विच आर हाईली प्रोन टू मिस स्टेटमेंट, जहां पे आसानी से गलतियां हो सकती है। मुझे बात बताओ, कैश बैलेंस, कैश इन हैंड कितना भी हो, 31 मार्च को बोलते कि नहीं बोलते कि आपको फिजिकल वेरिफिकेशन परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि वहां पर बहुत आसानी से मैनिपुलेशन हो सकता है। सो देयर आर सर्टेन एरियाज जहां को मालूम है आसानी से मैनिपुलेशन या मिसस्टेटमेंट्स हो सकता है, उन एरियाज को हमको बहुत डिटेल में काम करना ही चाहिए। तो सर एंगेजमेंट पार्टनर एंड अदर की मेंबर्स विल ऑलवेज डिस्कस ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज है विच आर हाईली ससेप्टेबल टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट। उन एरियाज को हमको पहले से ही आइडेंटिफाई करना चाहिए। यहां पर बहुत रिस्क है, यहां पर हमको डिटेल में काम करना ही है। ये आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आएगा, क्लाइंट के साथ में या इन जनरल ऑडिट एक्सपीरियंस जो आपका है वो आपको हेल्प करेगा कि भाई कुछ एरियाज में गलतियां हो सकती है। देखो मेरा बात सुनो, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एक प्रोसेस है, ये उस प्रोसेस के कुछ एग्जांपल्स हैं। उस प्रोसेस में क्या क्या नॉर्मली चीजें आपको हेल्प करती है टू आइडेंटिफाई द रॉन्ग, उसके एग्जांपल्स ये दिए हुए। तो सर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का डेफिनेशन क्या होगा? एक काम करो, कम टू पेज नंबर, साथ साथ में मैं बोलता हूं पढ़ो, कम टू पेज नंबर। रिवीजन सेशन में आप केपेबल हो ये पढ़ने के लिए। 1B.22 1B.22 कैन यू सी डेफिनेशन ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर? पढ़ के देखो। Sir, it is a procedure which is performed to obtain understanding of the entity sorry and its environment including its internal control, ताकि आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड असेस करते हो क्या चीज, द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अच्छा, अब ये गलतियां जो होगी ये फ्रॉड की वजह से होगी या एरर की वजह से होगी, क्या फर्क पड़ता है? पर कहना इसे मिसस्टेटमेंट तो मिसस्टेटमेंट है ना, इट कैन बी ईदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। एंड आगे दो वर्ड आएगा, क्या उसका इंपैक्ट पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आएगा या असर्शन लेवल पे आएगा। आखिर दो वर्ड को छोड़ दो, बट ये डेफिनेशन कैसे बन रहा है वो समझो। सर ये एक प्रोसीजर है जहां पर आप एज अ ऑडिटर कंपनी के बिजनेस को, उनकी बिजनेस एनवायरनमेंट को, उनके कंट्रोल्स को समझना चाहते हो, ताकि आप ये ढूंढ सकते हो कहां कहां पे चांसेस ज्यादा है गलतियां होने के, चाहे वो फ्रॉड्स की वजह से है चाहे वो एरर्स की वजह से है। ये प्रोसीजर कहलाएगा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। अब मुझे बताओ शांति से डेफिनेशन पढ़ के एंड वो एग्जांपल्स देख करके, अगर एग्जाम में 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आया रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या है, तो डेफिनेशन लिखना पड़ेगा और एटलीस्ट 2-3 एग्जांपल लिखने पड़ेंगे जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किए। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से फोकस है अभी पूरा का पूरा। रीड द डेफिनेशन अगेन। ठीक है, क्या एकदम डेफिनेशन भी लॉजिकल लग रहा है? सी ऑडिट में इन जगहों पे अंडरस्टैंडिंग एस्टैब्लिश हो सकती है। व्हाट इट जस्ट रिक्वायर्स इज मल्टीपल रीडिंग्स। मैं आपको सही बता रहा हूं, एक चीज को अभी 50 बार पढ़ के याद करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप पूरे स्टैंडर्ड को 2 या 3 बार पढ़ोगे तो अंडरस्टैंडिंग भी इंप्रूव होगा, लैंग्वेज भी इंप्रूव होगा और मार्क्स भी इंप्रूव होगा। सिर्फ एक ही पैराग्राफ को 50 बार बोल करके चिल्ला के वो उस टाइम के लिए याद रहेगा, बट अगर एक्चुअली में मल्टीपल टाइम आप स्टैंडर्ड को पढ़ोगे, एवरी टाइम यू रीड, योर अंडरस्टैंडिंग विल इंप्रूव एंड धीरे धीरे इट विल हेल्प यू टू इंप्रूव योर वोकेबुलरी ऑल्सो। एंड इफ वोकेबुलरी इंप्रूव्स, योर आंसर राइटिंग विल ऑल्सो इंप्रूव। इट्स अ प्रोसेस, थोड़ा आपको ट्रस्ट करके उसके ऊपर एफर्ट डालना पड़ेगा। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्लियर है क्या? तो कहना इसे हमारा डिस्कशन का जो फर्स्ट पॉइंट था दैट इज डन। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, अभी जब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पढ़ रहे थे तो बीच में एक लाइन लिखा हुआ था, ऑडिटर को अंडरस्टैंड करना चाहिए कंपनी का बिजनेस क्या है एंड उसके एनवायरनमेंट को समझना चाहिए। तो अब उसी के ऊपर एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है। वो एग्जाम में देखो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का डेफिनेशन लिख देगा और बोलेगा इसमें जो अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट है ना, उसमें क्या क्या अंडरस्टैंडिंग चाहिए, क्या क्या चीजें दिमाग में रखोगे, क्या क्या इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करोगे टू अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। दे कैन आस्क यू अ सेपरेट क्वेश्चन ऑन दैट पार्ट ऑल टुगेदर। एग्जाम के हिसाब से प्रिपेयर रहो।
रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या है वो क्वेश्चन अलग से है। फिर सर अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट में क्या अंडरस्टैंड करना है, दैट कैन बी अ सेपरेट क्वेश्चन। तो सर क्या अंडरस्टैंड करना है, सिंपल है भाई, कंपनी का इंडस्ट्री कौन सा है, समझ रहे हो मेरा बात, कंपनी के अंदर पैसा कहां से आया है, कंपनी का ओनरशिप स्ट्रक्चर कैसा है, कंपनी के अंदर किस तरीके से वो डिसाइड करते हैं कि हमारे जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज है ना उसको कैसे सेलेक्ट किया है, कैसे इंश्योर किया वो कंसिस्टेंटली फॉलो हो रहा है, कंपनी का नेक्स्ट 5 या 10 ईयर के पर्सपेक्टिव से बिजनेस का स्ट्रेटेजी क्या है आइडियली, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए व्हेन यू वांट टू अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। इन योर मॉड्यूल्स कम टू पेज नंबर 1B.16 कैन यू सी सेकंड पार्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। दिख रहा है क्या, देखो क्या क्या समझना पड़ेगा, सर इंडस्ट्री कौन सा है, एप्लीकेबल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स कुछ है क्या, या अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये पता है अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सुनो, आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में या इवन फाउंडेशन में बीसीके में याद है क्या, बिजनेस एनवायरनमेंट के इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स पढ़ाए थे, उसमें एक्सटर्नल में हमारे माइक्रो एंड मैक्रो फैक्टर्स थे, याद है एक एनालिसिस था पेस्टल एनालिसिस, वो पेस्टल एनालिसिस हमारे अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं। Are you understanding my point? So these are other external factors which are beyond the organization, पर जिनका impact हमारे business के ऊपर आएगा। Simplest possible example can be pestle analysis. I'm sure आपको मालूम है pestle क्या है, आप इधर पहुंचे मतलब पढ़ के आए बीसी के। नीचे देखो नंबर 2, सर कंपनी का ऑपरेशंस कैसा है, ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है, कैसा उसमें टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है, स्ट्रक्चरिंग कैसे की है, पैसा कहां से आ रहा है, द वे इट इज फाइनेंस, ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको मालूम होना चाहिए ताकि आपको समझेगा। फॉर एग्जांपल कंपनी का डेट इक्विटी कंपोनेंट अगर इम्बैलेंस है तो सर इससे हम पता चलेगा शायद कि डेट कंपोनेंट हेवीली क्यों आ रहा है, उसका हमको डिटेल में अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उसका डिटेल में चेकिंग करना पड़ सकता है, इंटरेस्ट पेमेंट्स टाइम पे हुए या नहीं हुए वो चेक करना पड़ेगा। तो मतलब आई एम ट्राइंग टू से ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जिससे आपको समझेगा इस कंपनी में कहां कहां चैलेंजेस ज्यादा हो सकते हैं। फिर ये कंपनी अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज को किस बेसिस पे सेलेक्ट करती है, कंसिस्टेंटली फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, ये भी पता होना चाहिए। देखो द एंटिटीज सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, अगर उनमें बदलाव आ रहा है तो बदलाव क्यों किया जा रहा है, ऑडिटर को ये भी वैलिडेट करना पड़ेगा कि भाई क्या उनकी जो पॉलिसीज है वो अप्रोप्रिएट है उनके बिजनेस के हिसाब से। अच्छा मुझे बताओ, अभी इन्वेंटरी में आपको पढ़ा होगा फीफो वेटेड एवरेज, For some businesses, FIFO will make sense, and for some businesses, weighted average will make sense. आपको पता होना चाहिए ना कि भाई एज अ कंपनी अगर FIFO फॉलो कर रहे हैं तो एक्चुअली में उनके लिए वो रेलेवेंट है या नहीं है। तो आपको वो भी अपना एक्सपीरियंस यूज करना पड़ेगा कि अगर वो चॉइस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी कर रहे हैं वो लॉजिकल तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एंड सर कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बिजनेस स्ट्रेटजीज क्या है, और ये बिजनेस स्ट्रेटजीज से उनके नए रिस्क भी पता चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी सर बहुत ज्यादा अग्रेसिव एक्सपेंशन करते रहता है, अग्रेसिव एक्सपेंशन किया तो उससे क्या किया, भर भर के पैसा बोरो कर लिया, अब पैसा बोरो कर लिया, देयर अंडर स्ट्रेस टू मेक द रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, तो क्या कर रहा है क्रेडिट सेल कर रहा है बहुत ज्यादा, और क्रेडिट सेल करके मतलब वो उसको लग रहा है सेल का नंबर बढ़ना चाहिए, समझ रहे हो मेरा बात, वो सेल का नंबर डायरेक्टली कैश सेल तो कर नहीं पा रहा है, क्रेडिट सेल कर रहा है और सेल्स का नंबर बढ़ते जा रहा है बट इनफ्लो नहीं बढ़ रहा है, ये रिस्क है, शायद सेल्स ही फेक रहेगी। Are you understanding my point? या उसका जो इन्वेंटरी का वैल्यूएशन है वो एक चैलेंजिंग पार्ट बन सकता है। मतलब ये आपको हिंट देगा कि इन सब से आपको पता चलेगा कहां कहां पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। फिर देखो नेक्स्ट, सर आपने उन कंपनी के लास्ट 2-4 साल के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को रिव्यू करना चाहिए, मेजर करना चाहिए, ताकि आपको समझ में आए कि भाई इस कंपनी में एग्जैक्टली करंट सिचुएशन क्या है और हम कैसे डिसाइड करें कि कहां पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो एक तरीके से जो पॉइंट नंबर 1 है ना, ये उसका ही पार्ट है, बस उसके अंदर एक अलग से पूछेगा कि अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट में अंडरस्टैंड क्या करना है, क्या क्या क्वेश्चन पूछना है, क्या क्या इंफॉर्मेशन मालूम होना चाहिए, वो हमने अलग से डिस्कस किया। स्पेंड 2 मिनट्स, ये भी एक आईसीए का फेवरेट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 315 का सेकंड पार्ट भी खत्म हो गया, आगे बढ़े। अब मुझे एक बात बताओ, आपका ऑडिट के अंदर मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, आपको ऑडिट किसका करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने के लिए कोई ऐसा कोई गोल्डन प्रोसीजर तो है नहीं,
एक बार लगाया प्रोसीजर पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंफर्ट आ जाएगा, नहीं। टू गेट अ कंफर्ट ओवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाउ विल यू स्टार्ट? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे पास कोर पार्ट क्या है? बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट में क्या आते हैं हमारे? अकाउंट बैलेंसेस आते हैं। अरे हाँ है ना, और अकाउंट बैलेंसेस भी तो ट्रांजैक्शन से मिलकर के बनते हैं। तो डोंट यू थिंक हमको ऑडिट में जब चेकिंग करने का है, ट्रांजैक्शन भी चेक करने का है, इससे कंफर्ट आएगा अकाउंट बैलेंसेस के ऊपर? अरे यस और नो? फिर इन अकाउंट बैलेंस को कैसे डिस्क्लोज किया जा रहा है, वो डिस्क्लोजर भी इंपॉर्टेंट है। सो आवर चेकिंग विल बी फॉर ट्रांजैक्शंस, विल बी फॉर अकाउंट बैलेंसेस, विल बी फॉर डिस्क्लोजर्स, एंड जब ये सब में कंफर्ट आएगा तो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कंफर्ट आएगा। तो ये बोल रहा है जब तुम रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ढूंढ रहे हो ना, तो अपने रिस्क अंडरस्टैंडिंग को, रिस्क आइडेंटिफिकेशन को दो पार्ट में डिवाइड करो। मतलब ये क्या बोल रहा है? रॉम को भी दो पार्ट में डिवाइड करो। A risk which can impact overall financial statement or a risk which can impact at assertion level. ये assertion level क्या represent कर रहा है? Transactions को represent कर रहा है, account balances को represent कर रहा है, transactions को represent कर रहा है, अकाउंट बैलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड डिस्क्लोजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब अभी ना इस वर्ड को इग्नोर कर दो, जस्ट इग्नोर दिस वर्ड, जस्ट फोकस ऑन दिस। जब आप रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई एसेस कर रहे हो ना, ये दिमाग में रखना, सर क्या कोई ऐसी रिस्क मिली है आपको जिसका इंपैक्ट पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आ सकता है? सोचो ना, अगर आपको लगता है मैनेजमेंट आपको जानबूझ के गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, दिस विल नॉट इंपैक्ट जस्ट वन एरिया, दिस विल इंपैक्ट द एंटायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर आपको लग रहा है कंपनी का जो अकाउंटिंग करने का तरीका है, सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, वो प्रोसीजर ही गलत है। आई एम नॉट सेइंग वन अकाउंटिंग पॉलिसी इज रॉन्ग, आई एम सेइंग द प्रोसीजर टू सेलेक्ट अकाउंटिंग पॉलिसी इज रॉन्ग। दैट मींस यू विल हैव अ डाउट अबाउट द एंटायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बट अगर मैं बोलता हूं नहीं सर, सिर्फ इन्वेंट्री में वैल्यूएशन के रिगार्डिंग मेथड गलत है, तो इंपैक्ट एक ही एरिया पे आएगा, दैट कैन बी वन अकाउंट बैलेंस। या सर सिर्फ ना क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस में गलती हो रहा है कि कौन सा कैपिटल एक्सपेंस है, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंस है, सिर्फ वहां गलती हो रहा है। मतलब आप सोचो, आपको जो रिस्क भी मिल रहा है ना, वो रिस्क कोई ऐसा है क्या विच कैन इंपैक्ट द एंटायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट डायरेक्टली, और इट कैन इंपैक्ट ओनली वन ट्रांजैक्शन और ओनली फ्यू अकाउंट बैलेंसेस। तो आपका रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट का जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो भी दो लेवल पे होता है। एक होता है जिसका इंपैक्ट पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आएगा, दूसरा होता है जिसका इंपैक्ट किसी असर्शन पे आएगा। असर्शन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रांजैक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, अकाउंट बैलेंसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड डिस्क्लोजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आया क्या? दिस इज पॉइंट नंबर 3। सर आप क्या करोगे? रिस्क को ढूंढोगे, ढूंढने के बाद ये सोचोगे क्या ये रिस्क का इंपैक्ट एक आध एरिया पे आएगा या पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आएगा? सर पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आएगा। फिर ये सोचोगे ये जो रिस्क है, देखो बेटा रिस्क का मतलब क्या है? चांसेस ऑफ समथिंग गोइंग रॉन्ग। रिस्क ये नहीं बोल रहा 100% थिंग्स विल गो रॉन्ग। तो रिस्क के अंदर ये भी इवैल्यूएट करना पड़ेगा कितने चांसेस है कि ये गलती होगी। तो पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी भी तो देखना पड़ेगा ना आपको। सबसे पहले रिस्क ढूंढो, रिस्क का इंपैक्ट किस पे आएगा वो सोचो, फिर उसका कितना लाइक्लीहुड है, कितना इंपैक्ट आ सकता है, कितना चांसेस है इंपैक्ट आएगा, वो लाइक्लीहुड को भी समझना पड़ेगा। और फिर सोचोगे भाई इस रिस्क के लिए क्या काम करने का है, क्या प्रोसीजर लगाने का है। तो ये पॉइंट नंबर 3 है कि रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट जब आप आइडेंटिफाई और एसेस कर रहे हो, दो लेवल पे होंगे। रिस्क को ढूंढेंगे, सोचेंगे ये इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को करेगा या असर्शन लेवल को करेगा, एंड सर लाइक्लीहुड क्या है, कितना चांसेस है कि एक्चुअली में रिस्क मटेरियलाइज होगा और कंपनी के फाइनेंशियल्स पे नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। ये चीज हमको समझनी पड़ेगी। इन योर मॉड्यूल्स कम टू पेज नंबर 1B.16 थर्ड पार्ट देखो, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रॉम एट व्हाट लेवल्स। देखो दो लेवल दिख रहे हैं क्या? फर्स्ट इज ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड द सेकंड इज असर्शन लेवल। असर्शन लेवल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रांजैक्शंस को, अकाउंट बैलेंसेस को, एंड तो सर करना क्या है? नेक्स्ट पेज पे आओ। तो हमको करना क्या चाहिए? हमको रिस्क ढूंढना चाहिए, उसको असेस और इवैल्यूएट करना चाहिए, फिर सोचना चाहिए इसका इंपैक्ट दिख रहा है क्या? व्हाट कैन गो रॉन्ग, मतलब कैन इट इंपैक्ट द एंटायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इट विल इंपैक्ट जस्ट वन असर्शन लेवल। ये डिसाइड करना पड़ेगा आपको। सो
व्हेन यू आर इवैल्यूएटिंग अ रिस्क, इससे समझेगा कि वो इस कैटेगरी में जाएगा या इस कैटेगरी में जाएगा, और फिर अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा कितना लाइक्लीहुड है गलती होने का। देखो यहां पर ना क्वेश्चन आने का चांसेस कम है, बट ये अंडरस्टैंडिंग के लिए दो लेवल है पता होना चाहिए, और असर्शन लेवल में क्या आता है वो पता होना चाहिए। क्लियर है क्या? ये एमसीक्यू के लिए, करेक्ट इनकरेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। Are you feeling comfortable? Giving you 2 minutes, शांति से पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का डेफिनेशन, उसके एग्जांपल्स, उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट में क्या आएगा वो पढ़ो, एंड दोनों लेवल वाला पार्ट को पढ़ो। एक बार तीनों पॉइंट्स को रिवाइज करो, फिर हम लास्ट पार्ट पे जाएंगे। टेक्निकली ऐसे 315 का ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगा आपका। Any doubts to anyone? जो लोग रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं, when I'm giving you time to read, use that to read. Don't do fast forward. It won't help. चलो, कैन वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट? चलो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब 315 में एक कॉन्सेप्ट और है जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ठीक है, कभी कभी पूछा गया है, एक आध बार क्वेश्चन जरूर देखा मैंने बहुत पहले, रीसेंट टाइम में तो आया ही नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क क्या बोलता है ये चीज? अगर ऑडिटर को लगता है किसी एरिया में चांसेस ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट मटेरियलाइज होना बहुत ज्यादा है, मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मेरे को बहुत ही ज्यादा लगता है, मतलब यहां पर एक्सट्रीमली हाई चांसेस है दैट देयर कैन बी मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, तो मैंने उस एरिया को एज अ सिग्निफिकेंट रिस्क क्लासिफाई करना चाहिए, जहां पर मैंने स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन करना चाहिए। मतलब आई शुड ट्राई टू परफॉर्म डिटेल्ड ऑडिट प्रोसीजर्स, कंट्रोल टेस्टिंग भी अच्छा, अमाउंट टेस्टिंग भी बहुत डिटेल के अंदर, एंड आई शुड ट्राई टू कंक्लूड कि उस एरिया में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं। मतलब सर, दीज आर दोज एरियाज, दीज आर दोज रिस्क्स which requires special audit consideration, मतलब यहां पर रिस्क इन्वॉल्व बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब आपको कब लगेगा कि रिस्क इन्वॉल्व ज्यादा है? अगर मेरे को कहीं पे हिंट आ रहा है that there can be a possibility of fraud, don't you think it's a significant risk area? बिल्कुल सर। जहां पर अकाउंटिंग एस्टिमेशन इन्वॉल्व है, क्या इन्वॉल्व है? अकाउंटिंग एस्टिमेशन इन्वॉल्व है। मतलब फॉर एग्जांपल नॉर्मल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स सालों से बना रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी ने पहली बार नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसके ऊपर उन्होंने वारंटी देना शुरू किया, और वारंटी रिलेटेड प्रोविजनिंग पहली बार किया, कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है। कैन आई से इट्स ए न्यू एरिया ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट ऑल टुगेदर। देयर इज ए एक्सट्रीमली हाई रिस्क कि एस्टिमेशन गलत तरीके से हो सकता है, और शायद प्रोविजनिंग अमाउंट ज्यादा या बहुत कम गलत हो सकता है, इसलिए आपको इसको सिग्निफिकेंट रिस्क को क्लासिफाई करना चाहिए। सर, कोई एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन है, कंपनी आज तक रॉ मटेरियल एक कंपनी से खरीद रहा था, अब कंपनी उसे डायरेक्टली परचेज नहीं करता है, अब कंपनी ने एक शेल कंपनी बनाया जिसके अंदर वो रॉ मटेरियल प्रोक्योर करता है 4-5 अलग लोगों से, फिर रॉ मटेरियल को वहीं से वापस सेल करता है अपने ही इंडियन कंपनी को। मतलब कैन आई से आप अननेसेसरीली एक ट्रांजैक्शन को जानबूझ करके कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं।
रिलेटेड पार्टीज को इन्वॉल्व कर रहे हैं, इट्स इनडायरेक्टली गिविंग मी ए हिंट, शायद आप कुछ ना कुछ गलत तरीके से सिचुएशन को अपने पर्सपेक्टिव से घुमाने का ट्राई कर रहे होंगे. रिस्क इन्वॉल्व इज गोइंग टू बी हाई, आई एम गोइंग टू कंसीडर दिस एज अ सिग्निफिकेंट रिस्क. तो ये सिर्फ एग्जांपल्स है कि कब कब शायद आप सोच सकते हैं कि यहां पे रिस्क इन्वॉल्व ज्यादा हो सकता है या सिग्निफिकेंट रिस्क हो सकता है. सर वहां पर ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा जहां पे सिग्निफिकेंट रिस्क होता है ना, वहां वो वर्ड आएगा इट रिक्वायर्स स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन. मतलब आपको स्पेसिफिकली उसके रिगार्डिंग ऑडिट प्रोसीजर को डिजाइन करना पड़ता है. इन योर मॉड्यूल्स कम टू पेज नंबर 1B.17. आर यू देयर? लुक एट दिस हेडिंग, risk that requires special audit consideration. It is nothing but my significant risk. देखो, अगर ऑडिटर के जजमेंट में कहीं पर रिस्क इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट है तो सर उसने डिटेल में काम करना चाहिए. कैसे पता चलेगा रिस्क इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट है? एक एग्जांपल दिया उन्होंने, एग्जांपल्स दिए बहुत सारे. या तो फ्रॉड रिस्क है, या सर रिस्क में ट्रांजैक्शंस को अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व है, या सर सब्जेक्टिविटी है. सब्जेक्टिविटी का एग्जांपल दे दो, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स. Accounting estimates are the example of subjectivity. या can you see risk related to recent economic accounting and other development. आपको एग्जाम्पल दिया था जीएसटी का नया एंट्री होना इंडिया के अंदर, या नया मतलब पहले एएस फॉलो करते थे, इंड एस फॉलो करना शुरू कर दिया. सो एनी न्यू अकाउंटिंग और इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच इज इंपैक्टिंग द एंटायर इंडस्ट्री, ऑब्वियसली उसको हम स्टार्टिंग में हाई रिस्क एरिया मानेंगे. ऑब्वियसली इट विल स्टे ओनली फॉर अ ईयर और 2, उसके बाद वो नॉर्मल बन जाएगा. ये एग्जांपल्स है कि कब कब आपको लगेगा कि इन एरियाज में रिस्क इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट रहेगा और हमें डिटेल में काम करना चाहिए. क्या आपको ये बात समझ में आया क्या? पक्का? दिस वॉज योर पॉइंट नंबर 4. देखो एग्जाम के हिसाब से पहले दो जो है दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. जो आखिरी दो है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसलिए मैं बहुत टाइम स्पेंड नहीं कर रहा हूं. आया कभी तो पता होना चाहिए आपको, 315 पढ़ते वक्त थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, बस उससे ज्यादा नहीं. अच्छा एक बात तो, पूरे 315 में एक चीज और था, इंटरनल कंट्रोल जो कॉन्सेप्ट है वो भी 315 से आया है. समझ रहे हो मेरा बात? मैं इंटरनल कंट्रोल का डेफिनेशन में नहीं जा रहा अभी, वो ईएस में आएगा, चैप्टर 4 में आएगा, पढ़ लेंगे तब. अभी के लिए एक चीज समझो, आपको एक कंपनी में रिस्क इन्वॉल्व कहां कितना है ये कंपनी के इंटरनल कंट्रोल से भी तो पता चलता है ना. एक बात सोचो, अगर मैं बोलता हूं सर एक एरिया में रिस्क है, अरे जिधर रिस्क है उधर ही तो कंट्रोल होना चाहिए ना. अगर मैं बोलता हूं जिधर रिस्क है वहां कंट्रोल है ही नहीं, मतलब कहना इसे अब तो रिस्क का इंपैक्ट और ज्यादा आ सकता है. या कंट्रोल है पर ढंग से डिजाइन नहीं किया है, या डिजाइन किया ढंग से ऑपरेट नहीं किया है. तो डोंट यू थिंक कंट्रोल्स को इवैल्यूएट करने से भी पता चलेगा ऑडिटर को कि एक्चुअली में इस एरिया में रिस्क इन्वॉल्व ज्यादा है या कम है. तो सर इसीलिए ऑडिटर ने कंपनी के रेस्पेक्टिव एरियाज में जहां रिस्क लगता है वहां कंट्रोल्स भी इवैल्यूएट करने चाहिए. कंट्रोल्स इवैल्यूएट करने के लिए कौन सा प्रोसीजर लगाओगे? कंप्लायंस प्रोसीजर. उसको हम क्या बोलते हैं? टेस्ट ऑफ कंट्रोल. क्या बोलते हैं? टेस्ट ऑफ कंट्रोल. जहां पर हम कंट्रोल का डिजाइन देखेंगे, कंट्रोल का ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस देखेंगे और ये समझेंगे कि भाई कहीं कंट्रोल्स के डिजाइन में तो प्रॉब्लम नहीं है. कभी कभी हो सकता है कि कंट्रोल का डिजाइन ही खराब होगा. एग्जांपल मैंने आपको बहुत पहले एग्जांपल दिया है, याद है परचेस प्रोसेस कॉस्टिंग में पढ़ाया था. परचेस प्रोसेस कॉस्टिंग में याद है कोटेशन एनालिसिस करके एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है. अगर मैं बोलता हूं कंपनी ने प्रोसेस में वो कॉन्सेप्ट ही नहीं बनाया कि हमें कोटेशन एनालिसिस करने का जरूरत है, ऐसा बनाया ही नहीं, या पीओ बनाने का जरूरत है, ये बनाया ही नहीं. डोंट यू थिंक प्रोसेस के अंदर ही मटेरियल वीकनेस है? और प्रोसेस ही अगर वीक रहेगा तो भाई जब उसको फॉलो करने वाले लोग हैं वो भी तो दे विल टेंड टू मेक मिस्टेक्स. सो आइडियली कंट्रोल्स में अगर आपको वीकनेस मिलता है, ये भी एक हिंट है शायद कंपनी में सिग्निफिकेंट मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हो सकते हैं. इसीलिए हमको इंटरनल कंट्रोल्स को भी इवैल्यूएट करना चाहिए और वहां अगर वीकनेस मिलता है तो कम्युनिकेट भी करना चाहिए. तो हमारे पास ना दो एसेज है, रेफरेंस के लिए बोल रहा हूं, 260, 265. 260 टॉक्स अबाउट कम्युनिकेशन टू दोस चार्ज विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट. नॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स कम्युनिकेट करने के लिए 260 है. 265 बोलता है अगर आपको कंट्रोल्स में कोई डेफिशिएंसीज मिलती है. क्या मिलती है? कंट्रोल्स में कोई सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज मिलती है. एग्जांपल पीओ नहीं बनाना, कोटेशन एनालिसिस नहीं करना, अगर ऐसी डेफिशिएंसीज मिलती है वो भी आपने कम्युनिकेट करनी चाहिए टू द मैनेजमेंट अलोंग विद टीसीडब्ल्यूजी. उसके लिए जो एसए दिया है वो कौन सा दिया है? एसए 265. अगर आप देखोगे ना, मैंने मॉड्यूल के अंदर आपको पूरे लिस्ट ऑफ एसेज दिए स्टार्टिंग में. इट्स ऑन पेज नंबर पेज नंबर 1A.7, लिस्ट ऑफ ऑल द एसेस गिवन टू यू. वहां पे 260 और 265 ये आपके सिलेबस में नहीं है, एग्जाम्प्ट है, मतलब दे नॉट पार्ट ऑफ योर एग्जाम, मतलब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है. लिखा रहेगा 260 कम्युनिकेशन टू डीसीडब्ल्यूजी,
265 is communicating deficiencies in internal controls to TCWG and management. दिख रहा है क्या आपको? यही चीज 315 से कनेक्ट करके मैंने आपको बताया कि कैसे हमें कंट्रोल्स को इवैल्यूएट करते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई डेफिशिएंसीज है कंट्रोल के डिजाइन में ही तो हमें डेफिनेटली कम्युनिकेट करना पड़ेगा TCWG एंड मैनेजमेंट को. TCWG क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे? ऑडिट कमिटी. यस और नो? समझ में आया क्या? ऑनेस्टली स्पीकिंग ये मेजर एक ओवरव्यू है पूरे 315 का. और अब नोटिस करोगे मैंने स्टैंडर्ड के जो नोट्स बनाए हैं, आप अगर नोटिस करेंगे 315 के नोट्स पूरे के पूरे देखो, आप नोटिस करेंगे लॉजिकली. पहले हमने पार्ट 1 डिस्कस किया. दिस वाज आवर वन फर्स्ट कॉन्सेप्ट, दिस वाज आवर सेकंड कॉन्सेप्ट, दिस वाज आवर थर्ड कॉन्सेप्ट, फोर्थ. अब एक चीज बची है, सिर्फ हेडिंग को एक्सप्लेन कर देता हूं. लुक एट दिस हेडिंग, रिस्क फॉर विच सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स अलोन डू नॉट प्रोवाइड. कल ही मैंने एग्जांपल दिया था ये. अरे कल मैं आपको बोला था ओला उबर का ऑडिट कर आप कर रहे हो, सिर्फ सब्सटैंटिव अमाउंट टेस्टिंग से कुछ नहीं होगा. ये वो एरियाज है जहां पर कंट्रोल्स आर हाईली ऑटोमेटेड. मतलब रूटीन नेचर ट्रांजैक्शंस ना वो ऐसे कंट्रोल से हो रहे हैं जहां पर ऑटोमेशन है, तो आपके पास में ऑप्शन ही नहीं है. उन ऑटोमेटेड कंट्रोल्स को समझ करके टेस्ट करना ही पड़ेगा. सर मतलब यहां पर ऐसे एरियाज के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर सिर्फ सब्सटैंटिव लगाने से कुछ होगा ही नहीं, कंट्रोल टेस्टिंग को फॉलो करना ही पड़ेगा, कंट्रोल टेस्टिंग परफॉर्म करना ही पड़ेगा. बिकॉज यार आपका डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी जो है ना वो ऐसे कंट्रोल्स पे डिपेंडेंट है, जो कंट्रोल्स या तो एक एप्लीकेशन में इंटीग्रेटेड रहेंगे या आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेटेड रहेंगे. बॉटम लाइन दे आर योर ऑटोमेटेड कंट्रोल्स. यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दोस कंट्रोल्स. देखो क्या बोलता है सर, देयर कैन बी सच रिस्क जिसकी वजह से इनएक्यूरेट या इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग होगा. किसका? रूटीन नेचर के ट्रांजैक्शंस का. ऐसा क्यों हो रहा है सर? दीज आर हाईली पॉसिबल व्हेन देयर आर ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस विथ लिटिल और नो मैनुअल इंटरवेंशन. मतलब या तो वो कंप्लीटली ऑटोमेटेड कंट्रोल्स रहेंगे या सेमी ऑटोमेटेड कंट्रोल्स रहेंगे. याद करो आपको ये ऐसे पढ़ाया है, मैनुअल, ऑटोमेटेड, सेमी ऑटोमेटेड. याद आ रहा है क्या? मतलब जहां पर मैनुअल इंटरवेंशन बहुत कम रहेगा और सब कुछ अगर सिस्टम के अंदर हो रहा है तो सिस्टम को चेक करना ही पड़ेगा यार. उसके बिना आप सिर्फ अमाउंट टेस्टिंग करके कुछ अचीव नहीं करने वाले हो. डोंट यू थिंक यहां पर सिर्फ सब्सटैंटिव लगा के कुछ नहीं होगा? यहां पर सबसे अच्छा तरीका रहेगा पहले कंप्लायंस प्रोसीजर फिर सब्सटैंटिव प्रोसीजर. रादर यू विल बी हाईली डिपेंडेंट ऑन कंप्लायंस प्रोसीजर इन दीज केसेस. आपके सिलेबस में सिर्फ एक लाइन दी है, उसके अलावा कुछ नहीं दिया है. रियल लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिनन बन गया है. मेजॉरिटी जो स्टार्टअप्स या जो बड़ी एंटिटीज है जहां पर हेवीली सिस्टम के ऊपर आप डिपेंडेंट है बिजनेस एक्टिविटीज के लिए, वहां पर आपका कंट्रोल टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है. डू यू अंडरस्टैंड दिस? ये वाला पार्ट ऑलरेडी मैंने पढ़ा है, अभी दिया ना रेफरेंस ऐसे 265 का. यू कम अक्रॉस डेफिशिएंसी और वीकनेस इन द डिजाइन ऑफ इंटरनल कंट्रोल. दिख रहा है क्या रेफरेंस? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? 315 का मेजर पार्ट आपको समझ में आया है क्या? ऑडिट रिस्क विल डिस्कस इन अ सेपरेट सेशन, डोंट वरी अबाउट इट. बट एक ओवरऑल 315 का अंडरस्टैंडिंग क्लियर है क्या? एक काम करो, नेक्स्ट पेज पे आओ. 1B.18 मैं इंपॉर्टेंट चीजों को मार्क करा रहा हूं. कैन यू सी डेफिनेशन ऑफ मिसस्टेटमेंट? मार्क कर लो, पढ़ लो एक बार डेफिनेशन को. स्टार्टिंग में बताया था अभी. जैसा अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर होना चाहिए एज पर एप्लीकेबल FRF और जैसा आपने किया है उसमें डिफरेंस है. ठीक है, मतलब जैसा अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर होना चाहिए एज पर एप्लीकेबल FRF वैसा नहीं हो रहा है. द डिफरेंस इज नथिंग बट माई मिसस्टेटमेंट. ठीक है, पक्का? फिर देखो नेक्स्ट पेज पे आओ. 1B.19 आपको रीड करने का बता रहा हूं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है. नंबर 6 को रीड करना एक बार, ऑलरेडी समझा है. ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड मिला क्या? पक्का? फिर सब ऑडिट से रिलेटेड है. 1B.21 1B.21 कैन यू सी प्रॉपर हेडिंग? आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रॉन्ग. दिख रहा है क्या? फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ो शांति से, एक बार 2 मिनट स्पेंड करके पढ़ो लॉजिकली. पक्का समझ में आता है क्या अभी आपको?
डोंट यू थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऐसे 315 एंड 330? देखो व्हाट वाज 315? आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग, जहां पर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस ज्यादा है। कैसे? बाय अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट अलोंग विद इंटरनल कंट्रोल। इससे फायदा क्या होगा? इससे ही आप ये डिसाइड कर पाओगे कि भाई मुझे किस एरिया पे कितना ऑडिट प्रोसीजर लगाना है, क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाना है। वो जो रेस्पॉन्सेज है, तो सुनो 315 इज आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग। जो रेस्पॉन्सेज है दैट कम्स इन एसी 330 विच इज नॉट पार्ट ऑफ ए सिलेबस। ऐसा नहीं है, वो है। आईसीआई ने बोला 330 नहीं है, पर वो थोड़ा रियलाइज नहीं किया 330 इज नथिंग बट कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर। वो उन्होंने 500 में कवर कर लिया। तो हमारा जो ऑडिट प्रोसीजर है ना, वो 330 में भी लिखा है और 500 में भी लिखा है। तो उनको लगा वो 330 एप्लीकेबल नहीं, एक्चुअली 330 एप्लीकेबल है। मैं तुमको लिटरली मैच करा दूंगा कि पूरा चैप्टर में लिखा है उन्होंने, समझेगा मेरा बात। पर उन्होंने क्या बोला? 330 नहीं पढ़ाने का। तो मैंने अगर बच्चे को बोला ये 330 है, तो बच्चा बोलेगा गलत पढ़ा दिया, सिलेबस में नहीं है मेरे। इसलिए मैंने तुमको ऑडिट प्रोसीजर पढ़ाया है। कंप्लायंस सब्सटेंटिव इज नथिंग बट माय रिस्पॉन्सेस। मैंने डायग्राम भी बनाया था ऑडिट प्रोसीजर का, याद है क्या? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। दिस फर्दर ऑडिट प्रोसीजर इज नथिंग बट 330 ओनली। यस और नो? कल ही अपने डायग्राम देखा था ना ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, याद है क्या ये? सो दिस रेस्पॉन्सेस, दिस इज नथिंग बट योर SA 330 एंड दिस इज योर SA, लिखा है ऑलरेडी 315। समझा क्या आपको? ये हमने कल ही डिस्कस किया था। आर यू कंफर्टेबल? आ जाओ वापस से। ये पैराग्राफ समझ में आया क्या? पक्का? नेक्स्ट पेज पे आओ। डोंट यू थिंक ये पॉइंट नंबर 1 इज एब्सोल्यूट रिपीटेशन ऑफ व्हाट वी जस्ट डिस्कस्ड? वही 2 लेवल, रिस्क को ढूंढो, उसको असेस करो, सोचो क्या इसका इंपैक्ट असर्शन पे आएगा, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आएगा, और उसका लाइक्लीहुड क्या है। अरे मैंने यही सिर्फ जो वर्ड बोल्ड में मार्क किया ना, वो लिख करके टेबल में डाल दिया था। ये नीचे लास्ट में क्यों लिखा है? एक बार तुम एक्स्ट्रा पढ़ोगे रिवीजन हो जाएगा नंबर 1, और एग्जाम में है तो ऐसा डायरेक्टली लिख देना। वहां शॉर्टकट में लिखा हुआ है एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए। वंस द अंडरस्टैंडिंग इज देयर, इफ यू रीड इट वंस और ट्वाइस, इफ दे आस्क यू अ क्वेश्चन कि भाई नॉर्मली रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट का जो आइडेंटिफिकेशन, जो असेसमेंट है, वो मल्टीपल लेवल्स पे होता है, एक्सप्लेन करो। तो 2 लेवल है। पहले रिस्क को ढूंढेंगे, उसको असेस करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, सोचेंगे कैन इट इंपैक्ट अ स्पेसिफिक असर्शन और द एंटायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फिर उसका लाइक्लीहुड कितना है वो कंसीडर करेंगे। चारों पॉइंट में खत्म काम। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ा है आपको मैंने। अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पॉइंट नंबर 3 देखो, व्हाट इज इंक्लूडेड इन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, जस्ट पढ़ाया था। इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन। हाँ या ना? उसके एग्जांपल्स लिख के दिए, जब टाइम मिले एक बार रीड कर लेना। इवन इफ यू रिमेंबर वन एग्जांपल, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। यू जस्ट नीड टू नो वन एग्जांपल, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। खत्म। समझा क्या मेरा बात? बस यही 315 है यार, और कुछ नहीं है। समझा क्या? ऑडिट रिस्क वाला पार्ट अभी तक नहीं पढ़ा है, एक्सेप्ट ऑडिट रिस्क। जो जनरल 315 का अंडरस्टैंडिंग है वो एस्टैब्लिश हमने कर लिया है। क्या आपको ये समझ में आया क्या? देखो एग्जाम पर्सपेक्टिव से सिर्फ आप एक सोचो, मेरे को लेस देन 1 आवर लगा पूरा पढ़ाने में, रिवीजन के हिसाब से। ऑब्वियसली मैं बहुत डिटेल में मल्टीपल एग्जांपल्स, ड्रामेटाइज नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। समझ रहे हो मेरा बात? तुम अगर तुम इसको वापस रिवाइज करेगा 20 मिनट, तो ये स्टैंडर्ड का डर निकाल दो दिमाग से। समझ रहे हो मेरा बात? तुम इसीलिए बता रहा हूं, हर स्टैंडर्ड को ब्रेक कर करके पढ़ोगे अगर ध्यान से, तो एग्जाम के हिसाब से प्रिपरेशन होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? वो पर्सपेक्टिव रखो, सब खत्म हो जाएगा। अभी गुड, विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन ऑडिट रिस्क इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।